तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने साइकॉन का यहाँ पर पाथवे ऑफ वाटर करंट कैनाल देख लिया था। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कैनाल सिस्टम क्या होता है वो हम लोगों ने समझ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर समझना है साइकॉन्स में जो सेल पाई जाती हैं, कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये समझना है कि जो साइकॉन की सेल्स होती हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, इनका क्या एक्चुअल में ये क्या करती हैं। ठीक है, साइकॉन्स में क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेडिंग जो आपकी पड़ेगी वो पड़ेगी सेल्स ऑफ साइकॉन। तो उसमें देखिए थ्योरी लिखा हुआ, उसको समझ लेते हैं फटाफट हम लोग। लिखा हुआ है साइकॉन एक मल्टी सेलुलर स्पॉन्जेस होता है। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब ये बहुकोशिकीय है। ठीक है, स्पॉन्जेस होता है जिसमें सेलुलर लेवल का यानी कि कोशिकीय स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर पाया जा रहा है वो कैसा पाया रहा है, सेलुलर लेवल ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में दो प्रकार के सेलुलर लेवल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो दो प्रकार की कोशिकीय स्तर दैट मीन सेलुलर लेवल पाए जाते हैं, जिन्हें पिनेकोडम व कोइनोडम कहते हैं। अब देखिए बात यहां पर समझिए, मैंने पिनेकोडम और कोइनोडम जो यहाँ पर टर्म लिखा है ये एक्चुअल में इन्हीं का ही जो है ना पार्ट है। अगर आप एम्ब्रियोनिक लेयर को देखें तो एम्ब्रियोनिक लेयर में क्या होता है, एक्टोडम होता है। ठीक है, एक्टोडम, देन इसके बाद में मीजोडम यहाँ पर होता है, और मीजोडम के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, सबसे अंदर की ओर जो पाई जाती है लेयर वो होती है एंडोडम। ठीक है, तो ये 3 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है। साइकॉन में भी ये एम्ब्रियोनिक लेयर ही है, यानी कि जो पिनेकोडर्म है ये बाहर की ओर पाई जाती है तो इसको हम लोग एक्टोडर्म के नाम से जान सकते हैं। जो कोइनोडर्म है ये सबसे अंदर की ओर पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो इन सेलुलर लेवल के बीच में, इन सेलुलर लेवल के बीच में एक मीजोडर्म दैट मींस मीजेनकाइम की लेयर भी पाई जाती है। इस बात को याद रखिए। आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर साइकॉन की बॉडी में सेलुलर लेवल ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है तथा इनमें टिश्यू एब्सेंट होता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, बॉडी के संगठन को, शरीर संगठन को देखेंगे तो उसमें कोशिकीय स्तर पाया जाता है। यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो टिश्यू में परिवर्तित नहीं होती हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो सेल्स होती हैं वही चेंज होकर के एक बॉडी का फॉर्मेशन करा देती हैं। मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेल ही रहता है लेकिन सेल का ही अरेंजमेंट है, ना कि यहाँ पर टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है साइकॉन की बॉडी में पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं डिफरेंट डिफरेंट कार्य को या कार्य के लिए फेवरेबल होती हैं। यानी कि साइकॉन की बॉडी में जो डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जा रही बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए फेवरेबल कंडीशन में होती है। जैसे अगर हम लोग पिनेकोडम की बात करें यहाँ पर, तो पिनेकोडम क्या है, डेफिनेटली एक एक्टोडम है। एक्टोडम के रूप में हम इसको देखेंगे, सबसे बाहर की ओर स्तर पाया जाता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है साइकॉन के बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर पिनेकोडम के फॉर्म में होती है, जिस पर स्पेशल टाइप की सेल्स यानी कि इनके ऊपर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का लेवल पाया जाता है। जैसे ऑस्टिया व ऑस्कुलम वाले भाग में पिनेकोडम का अभाव होता है। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि साइकॉन में जो ऑस्टिया और ऑस्कुलम होता है, ऑस्कुलम एक ऐसा छिद्र होता है जो सबसे ऊपर की ओर होता है, एंटीरियर एपेक्स पर होता है, और जो ऑस्टिया होते हैं पूरे बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स नुमा संरचना होती है। ठीक है, ऑस्टिया के द्वारा बॉडी के अंदर वाटर जो होता है वो जाता है, और ऑस्कुलम के द्वारा बॉडी के बाहर वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि जहां पर ऑस्कुलम और ऑस्टिया होता है वहां पर पिनेकोडम नहीं पाई जाती है, वो एब्सेंट होती है, उनका अभाव होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पिनेकोडम लेयर में पाई जाने वाली स्पेशल टाइप की कोशिकाओं को पिनेकोसाइट्स कहते हैं। अब एक खास बात यहाँ पर हमने समझी कि जो पिनेकोडम्स होते हैं, इन पिनेकोडम्स लेयर में जो यहाँ पर स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती हैं उन सेल्स को क्या नाम दिया गया है, पिनेकोसाइट्स कहा गया है। अब देखिए आपके एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि व्हाट इज पिनेकोसाइट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टार बना करके या हैशटैग बना करके लिख लीजिएगा पिनेकोसाइट्स। देखिए लिखे इसमें पिनेकोडम लेयर की कंपोनेंट सेल, यानी कि जो पिनेकोडम लेयर है इसकी जो घटक कोशिकाएं होती हैं, जो कंपोनेंट सेल होती हैं जिससे पिनेकोडम लेयर बनती है। ठीक है, कंपोनेंट सेल्स लार्ज साइज की यानी कि बड़े आकार की, फ्लैट, चपटी, यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्रकीय,
एंड पॉलीगोनल, इसके कई शेप हो सकते हैं या हम कह सकते हैं कई कॉर्नर इसके पाए जाते हैं, ठीक है, पॉलीगोनल होती है, जिन्हें पिनेकोसाइट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं के बीच में लार्ज साइज का न्यूक्लियस अरेंज रहता है, यानी इन कोशिकाएं जो पाई जा रही हैं इनके सेंट्रल पार्ट में एक लार्ज साइज का क्या पाया जा रहा है बेटा, न्यूक्लियस पाया जाता है या अरेंज रहता है, जो कि यह अत्यधिक कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ये कैसा होता है, बहुत ही कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, जो साइकॉन की बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट व रिलैक्स करने में सहायता करती है। तो साइकॉन की जो बॉडी है इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में क्या कर रहा है, हेल्प करती है। कौन, पिनेकोसाइट्स। ध्यान से देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऑस्टिया के पास पाई जाने वाली पिनेकोसाइट्स, ऑस्टिया के ऊपर नहीं, ऑस्टिया के पास पाई जाने वाली पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं या सेल्स स्पेशल टाइप की ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, जो ऑस्टिया के खुलने व बंद होने में सहायता करती हैं, ठीक है, जिन्हें पोरोसाइट कहते हैं। तो ऑस्टिया के पास में जो हम ये कह सकते हैं सेल्स पाई जाती हैं पिनेकोसाइट्स के रूप में, वो एक्चुअल में पोरोसाइट्स होती हैं, ना कि पिनेकोसाइट्स होती हैं, ठीक है। अब ये पोरोसाइट्स क्या कर रही हैं, जो ऑस्टिया है इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सहायता करती है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड जो आपकी सेल है वो क्या है, कोइनोडर्म, जिसे हम लोग कॉलर सेल के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, अच्छा कोइनोडर्म जो है ये क्या है, एंडोडर्म है ना, अंदर की ओर पाई जाने वाली कॉलर सेल के रूप में। देखिए लिखा हुआ है साइकॉन के बॉडी का इंटरनल लेवल कोइनोडर्म या गैस्ट्रिक एपिडर्मिस कहलाता है। कोइनोडर्म या गैस्ट्रिक एपिडर्मिस, गैस्ट्रिक एपिडर्मिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक रीजन जो होता है वो स्टमक की तरफ होता है, और ये स्टमक जो होता है बॉडी के अंदर लाइक इस तरीके से यहाँ पर है। तो इस इंटरनल सरफेस पर जो है ना, ये इंटरनल लेयर में जो है कोइनोडर्म्स पाई जाती हैं, और इसके बीच में क्या होता है, गैस्ट्रिक कैविटी होती है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लेवल पर पाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग गैस्ट्रिक एपिडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है। यह लेयर स्पेशल टाइप की कोशिकाओं द्वारा प्रोड्यूस होती है, जिन्हें कोइनोसाइट्स कहते हैं। तो कोइनोडर्म्स जो होती है, कोइनोडर्म जो लेयर है, ये एक स्पेशल टाइप की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स कहते हैं, राइट। अब देखिए जो कोइनोसाइट्स है इस पे एक शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, अलग से कुछ पूछा जा सकता है इसके ऊपर। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है साइकॉन के बॉडी का इंटरनल लेवल, यानी कि साइकॉन की बॉडी का जो इंटरनल लेवल है कोइनोडर्म के फॉर्म में होता है, जो स्पेशल टाइप की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, जिन्हें कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं, राइट। यह सेल्स पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ पोरीफेरा फाइलम के सदस्यों में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद कर लीजिए कि जो फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, इनके अंदर ही कोइनोसाइट्स प्रेजेंट रहती हैं, और कई बार ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव लेवल पर पूछा जा चुका है, ठीक है, पाई जाती हैं। यह सेल्स यूनिन्यूक्लिएट यानी कि एक केंद्र की है, स्फेरिकल गोलाकार व ओवल शेप एंड फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। ये कैसी होती हैं, एक केंद्र की होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, स्फेरिकल मींस गोलाकार होती हैं, या हम कह सकते हैं अंडाकार, और ये कैसी होती है बेटा, फ्लैजिलेटेड होती है, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में भी सामान्य प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो इनके साइटोप्लाज्म में नॉर्मल टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स, कॉमा 1 से 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और मेनी फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। तो आप यहां पर याद रखिएगा कि इनके जो कोशिकाएं जो हैं, कोइनोसाइट्स जो हैं, इनके साइटोप्लाज्म में अगर आप देखें तो टोटल जो है ना, यहाँ पर आपको बहुत ही वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन लेस, वो आपको मिलेंगे। एज वेल एज आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी देखने को मिल सकती हैं 1 से 2 तक के। क्यों? क्योंकि इससे देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है, सेल के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो इसका कोई मेन फंक्शन नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि इसके अंदर वाटर फिल्ड रहता है, ठीक है, और ये बॉडी के अंदर, या हम कह सकते हैं सेल के अंदर, जब एक्सेस अमाउंट में वाटर हो जाता है, ज्यादा वाटर हो जाता है, तब ये वैक्यूल क्या करती है, इस एक्सेस वाटर को आउटसाइड द सेल निकाल देता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है। तो अब मान लो इसके अंदर ज्यादा सेल के अंदर वाटर ज्यादा आ रहा है, तो पानी कहां भर दिया जाएगा, पानी आ जाएगा वैक्यूल्स के अंदर, जिससे इसका साइज यहाँ पर ग्रो करेगा, और सेल जो थी इसमें क्या आ जाएगी,
टर्जिडिटी आ जाएगी, दैट मीन सेल स्वेलअप कर जाएगी, एकदम टाइट हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो सेल की टाइटनेस के लिए जो है ना क्या होती है, वैक्यूल्स पाई जाती हैं, और यहाँ पर बहुत सारे फूड वैक्यूल भी पाए जाते हैं कोनोसाइट्स में। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है इनके साइटोप्लाज्म में एक बेसल ग्रेन्यूल भी होता है। क्या होता है? बेसल ग्रेन्यूल्स भी पाया जाता है, जिससे एक फ्लैजला डेवलप होता है। तो बेसल ग्रेन्यूल से यहां पर क्या डेवलप हो रहा है? बेसल ग्रेन्यूल से यहां पर फ्लैजला डेवलप हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक कोनोसाइट सेल्स के एंटीरियर एंड पर, यानी कि जो प्रत्येक कोनोसाइट सेल है इसके एंटीरियर एंड पर 10 से 12 आउट ग्रोथ, यानी कि 10 से 12 कुछ उभारनुमा संरचनाएं, ठीक है, डेवलप होती हैं, जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोविलाई कहते हैं। सभी माइक्रोविलाई आपस में अटैच होकर एक कॉलर के सिमिलर, अब ये जो जितने भी माइक्रोविलाईज हैं ये आपस में अटैच होकर एक कॉलर के सिमिलर स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसके कारण कोइनोसाइट्स सामान्यतः कॉलर सेल्स भी कहलाती हैं। तो जो कोइनोसाइट्स होती हैं ये नॉर्मली क्या कहला रही हैं? ये नॉर्मली आपकी कॉलर सेल भी कहलाती हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है साइकॉन एंड अदर स्पॉन्जेस में, तो साइकॉन और अन्य स्पॉन्जेस हैं, इनमें कोइनोसाइट्स मेनली डाइजेशन में सहायता करती हैं। तो जो साइकॉन और अदर स्पॉन्जेस हैं इनके अंदर कोइनोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो मेन फंक्शन इनका होता है फूड के डाइजेशन में। ठीक, इसको याद रखिएगा। यह सेल्स अपने फ्लैजला की सहायता से फूड पार्टिकल को ऑब्टेन करती हैं, यानी कि जो इनके पास में फ्लैजला पाया जाता है उसकी सहायता से क्या कर रहे हैं? फूड पार्टिकल को प्राप्त करते हैं, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट फूड वैक्यूल की सहायता से इनका डाइजेशन करती हैं। तो जो फूड वैक्यूल है यहां पर पाया जा रहा है उसकी सहायता से क्या कर रहे हैं? यहां पर इसका डाइजेशन हो रहा है। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी? कोइनोसाइट्स की। अब जो मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म में एक और स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजेनकाइम। अब ये क्या कर रहा है? देखो, साइकॉन की बॉडी में पिनेकोडर्म व कोइनोडर्म के बीच एक जिलेटिनस लेयर अरेंज रहती है, जो पिनेकोडर्म के द्वारा सेक्रीट मानी जाती है, यानी कि ये जो है पिनेकोडर्म के द्वारा निर्मित मानी जाती है। इसे मीजेनकाइम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मीजेनकाइम कहते हैं। आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है इस लेयर में अनेक अमीवा की शेप के सिमिलर, यानी कि अमीवा लाइक, अमीवा का जो शेप, अमीवा का तो कोई शेप ही नहीं होता यार, इरेगुलर शेप होता है। आपको अमीवा इस तरीके से दिख रहा है, कुछ देर बाद अगर आप देखेंगे तो अमीवा का शेप इस तरीके से हो जाएगा। तो इरेगुलर शेप यानी कि अमीवा के आकार की सिमिलर कोशिकाएं, सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें अमीबोसाइट सेल्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? अमीबोसाइट सेल्स कहते हैं। यह साइकॉन के बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शन के लिए अडेप्ट होती हैं, यानी कि साइकॉन की बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हो रहे हैं या कराने के लिए अडेप्ट होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है मीजेनकाइम में पाई जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अमीबोसाइट सेल्स फॉलोइंग टाइप्स की होती हैं। अब यहां पर जो मीजेनकाइम लेयर है ना, इसमें कुछ अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे पहले अगर यहां पर हम लोग फर्स्ट सेल की बात करें तो एक सेल यहां पर आपकी पाई जाएगी आर्कियोसाइट सेल, जो मीजेनकाइम सेल के अंदर या मीजेनकाइम लेयर के अंदर पाई जाती हैं। तो बहुत सारी सेल्स यहां पर मिलकर के मीजेनकाइम लेयर का फॉर्मेशन कराती हैं। तो पहली सेल यहां पर कौन सी है? आर्कियोसाइट सेल। ये क्या करती है? देखो, यह सिंपलेस्ट टाइप की अमीबोसाइट सेल होती है, यानी कि बहुत ही सामान्य प्रकार की या सरल प्रकार की अमीबा के जैसे आकार की कोशिका होती है, जिनमें बड़े आकार का न्यूक्लियस, एक बड़े आकार का क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा, व टोटीपोटेंट सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें बड़े आकार का न्यूक्लियस व टोटीपोटेंट सेल्स पाई जाती हैं। अतः प्रत्येक आर्कियोसाइट साइकॉन में पाई जाने वाली सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। तो टोटीपोटेंट सेल्स कहने का मतलब क्या होता है ये समझिए। टोटीपोटेंट सेल्स कहने का मतलब होता है कि साइकॉन की कोई भी सेल्स यहां पर पाई जा रही, मान लो साइकॉन के बॉडी में कोई भी सेल्स कहीं पर भी पाई जा रही है, उनका ये फॉर्मेशन कर सकती है। कौन? आर्कियोसाइट सेल्स। तो आर्कियोसाइट सेल्स अब जैसे कि मीजेनकाइम लेयर के अंदर तो पाई जा रही है, इसके अलावा अगर पिनेकोडर्म्स में पिनेकोसाइट्स का फॉर्मेशन करना होगा तो ये कर देंगी, कोइनोडर्म में कोइनोसाइट का फॉर्मेशन करना होगा तो कर देंगी। अब मीजेनकाइम में ही अगर अपना फॉर्मेशन करना होगा कर देंगी, थीजोसाइट सेल्स का, कोलेनसाइट सेल्स का, किसी का भी ये निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन कर सकती हैं।
आगे देखिए लिखा हुआ आर्कियोसाइट सेल्स के कारण साइकॉन के अंदर रीजनरेशन पावर पाई जाती है। तो रीजनरेशन जो पावर यहां पर आपको साइकॉन में देखने को मिल रही है उसका मेन कारण क्या है? टोटिपोटेंट सेल्स, दैट मींस आर्कियोसाइट सेल्स का पाया जाना, या हम इसको टोटिपोटेंट सेल्स भी कह सकते हैं। तो आर्कियोसाइट सेल्स जो होती हैं ये एक प्रकार की टोटिपोटेंट सेल्स होती है। टोटिपोटेंट सेल्स उनको कहते हैं जो शरीर में किसी भी प्रकार के सेल्स को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइकॉन में आर्कियोसाइट्स पाई जाती है। सेकेंड सेल मेसेंकाइम लेयर में आपको देखने को मिलेगी थीजोसाइट सेल्स। अब ये थीजोसाइट सेल्स क्या है? देखिए लिखा हुआ है यह लार्ज साइज की यूनिन्यूक्लिएटेड कोशिकाएं होती हैं। ये बड़े आकार की यूनिन्यूक्लिएटेड क्या होती है? सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक स्पष्ट बड़ा केंद्रक पाया जाता है। एक डेफिनिट लार्ज न्यूक्लियस क्या है बेटा यहां पर प्रेजेंट है। इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स में मैक्सिमम फूड स्टोर्ड रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि थीजोसाइट सेल्स का मेन फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज का। किसका स्टोरेज करना? फूड का। यहां पर ये क्या कर रहे हैं? स्टोरेज कर रहे हैं, फूड को स्टोर्ड कर रही हैं। अतः यह सेल साइकॉन में फूड स्टोरेज करने वाली कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है। समझ में आया? चलिए अब देखिए यहां पर मेसेंकाइम लेयर में एक और सेल पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेनसाइट सेल्स। अब देखिए जो कोलेनसाइट सेल्स हैं इनका क्या मेन फंक्शन? ये कह रहे हैं कि मेसेंकाइम में पाई जाने वाली मैक्सिमम अमीबोसाइट सेल्स सामान्यतः कोलेनसाइट सेल्स के फॉर्म में होते हैं। यानी अधिक से अधिक जो मेसेंकाइम लेयर में सेल्स पाई जा रही हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी हैं? कोलेनसाइट सेल्स के रूप में पाई जा रही है। ठीक है, लिखा हुआ है प्रत्येक कोलेनसाइट सेल यूनिन्यूक्लिएटेड यानी एक केंद्र की, पॉलीगोनल शेप, इसके कई शेप हो सकते हैं, मतलब कई आकार की हो सकती है, पॉलीगोनल शेप होती है जिसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे धागे नुमा संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो एक नेटवर्क के रूप में अरेंज रहती हैं, जिन्हें नर्व नेट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? नर्व नेट कहते हैं। अब ये नर्व नेट क्या होता है? नर्व नेट यानी कि ये नर्वस सिस्टम के रूप में काम करेंगी। कौन? कोलेनोसाइट सेल्स। तो कोलेनोसाइट सेल्स का मेन फंक्शन क्या हो गया? नर्व सेल्स के फॉर्म में कार्य करना। एक छोटा सा पॉइंट हमने निकाल लिया यहां से कि इसका मेन फंक्शन हो गया नर्व सेल्स के रूप में कार्य करना। दैट मींस ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा साइकॉन के अंदर, यानी कि उसके अंदर कहां खतरा है कहां खतरा नहीं है इन सब का सेंसेशन कौन देगा? कोलेनोसाइट सेल्स देता है। चलिए एक और सेल्स यहां पर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसाइट सेल। अब ये क्रोमोसाइट सेल क्या है? देखिए मेसेंकाइम सेल में पाई जाने वाली यह सेल्स पिगमेंट सेल्स भी कहलाती हैं। अब क्रोमोसाइट सेल को पिगमेंट सेल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए क्रोमो मतलब होता है कलर, क्रोमो मतलब कलर, साइट मतलब कोशिका, यानी यहां पर ऐसी कोशिकाएं हैं जो कलर को प्रोड्यूस कर रही हैं। यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप ये कहना चाहते हैं कि जो साइकॉन होती है कलरफुल होते हैं? अरे हाँ यार, जो आपके सीलेंट्रेटा फाइलम में जितने भी सदस्य पाए जाते हैं ये कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो कलरफुल हैं तो ये कलरफुल क्यों है? क्योंकि इनके मेसेंकाइम लेयर में क्रोमोसाइट सेल पाई जा रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पिगमेंट सेल्स भी कहलाती हैं। यह यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। ये कैसी होती हैं? एक केंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। यह सेल्स साइकॉन के बॉडी को कलर प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं ये साइकॉन की बॉडी को क्या कर रही है बेटा? कलर को प्रोवाइड कराने का कार्य करती हैं। चलिए इसके साथ साथ यहाँ पर मेसेंकाइम लेयर में एक और सेल्स पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोसाइट। तो स्क्लेरोसाइट या स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ये क्यों ये पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है ये। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, यह सेल्स सामान्यतः स्पिक्यूल्स के फॉर्मेशन करने में सहायता करती हैं, या स्पिक्यूल्स के फॉर्मेशन करने वाली सेल्स होती हैं। यानी स्क्लेरोसाइट सेल्स वो होती हैं जो साइकॉन की बॉडी के ऊपर स्पिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका ये क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। कौन? स्क्लेरोसाइट सेल्स या स्क्लेरोब्लास्ट, राइट। आगे लिखा हुआ स्पिक्यूल्स के नेचर के आधार पर, यानी प्रकृति के आधार पर स्क्लेरोब्लास्ट को सामान्यतः
कैल्कोब्लास्ट, यानी कि अब ये स्पिक्यूल्स किस नेचर का है, कैल्सियस नेचर का है या कैल्शियम के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। इसलिए अगर कैल्शियम को प्रोड्यूस कर रहा है, कैल्शियम के द्वारा प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैल्कोब्लास्ट, दैट मींस कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। कैल्कोब्लास्ट बोले तो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। एंड सिलिकोब्लास्ट, सिलिशियस स्पिक्यूल्स, सिलिकॉन का है। स्पिक्यूल किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का बना हुआ है, तो सिलिकोब्लास्ट कहलाएगा। अब सिलिकॉन को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर जो सेल्स पाए जाएंगे वो सिलिकोब्लास्ट कहलाएंगी ना, और सिलिकोब्लास्ट जो होंगे वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचर के आधार पर स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो कैल्केरोब्लास्ट, दूसरा सिलिकोब्लास्ट। तो कैल्केरोब्लास्ट अगर होगा तो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, और सिलिकोब्लास्ट अगर होगा तो सिलिशियस स्पिक्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, में क्लासिफाइड की जाती हैं, राइट। प्रत्येक स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स स्पिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो प्रत्येक स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स यहां पर पाई जा रही हैं, वो प्रत्येक स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जैसे ही एक स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं, वो सेल्स क्या हो जाती है बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। समझ में आया? चलिए, इसी के साथ में एक और सेल्स यहां पर पाई जाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मायोसाइट सेल। अब ये जो मायोसाइट सेल है, इनका क्या मेन फंक्शन है देख लिए। यह कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होती हैं, ये बहुत ही कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होती हैं जो ऑस्टिया के चारों ओर स्थित रहती हैं तथा इनके खुलने व बंद होने में सहायता करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मायोसाइट सेल्स जो होती हैं वो ऑस्टिया के चारों ओर पाए जाते हैं, ठीक है, और इन ऑस्टिया के को बंद करने और खोलने में सहायता प्रदान करती हैं। इतना समझ में आया? चलिए, इसके बाद में एक और सेल यहां पर आप देख रहे हैं जिसका नाम है जर्म सेल। ये भी मीजेनकाइम सेल में पाया जाता है। अब ये जो जर्म सेल है, इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि एक रिप्रोडक्शन के लेवल पर काम करेगा, गैमीट फॉर्मेशन करवाएगी जर्म सेल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यह सेल गैमीट फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होती हैं, गैमीट के निर्माण को बनवाती हैं, हम ये कह सकते हैं गैमीट को बनवाती हैं, ठीक है, फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल, अनुकूल होती हैं। इन यूनिन्यूक्लिएटेड सेल के न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा गैमीट का फॉर्मेशन होता है जो स्पर्म्स एंड एग के रूप में प्रोड्यूस होते हैं, जो स्पर्म्स और एग के रूप में क्या हो रहे हैं बेटा, निर्मित होते हैं। और ये प्रोड्यूस होकर के कहां छोड़ दिए जाते हैं, वाटर में। वाटर में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन, आगे की बात है। अब देखिए यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है स्केलेटन, कंकाल। अब ये कंकाल किसका देखना है, स्पेशली स्पॉन्जेस का देखना है ना, स्पॉन्जेस का कंकाल देखना है भाई, कैसा होता है। देखिए लिखा हुआ है साइकॉन की बॉडी में एक कुछ स्केलेटन भी पाया जाता है, ठीक है, साइकॉन की बॉडी में एक स्केलेटन भी पाया जाता है, सॉरी, जो मीजेनकाइम लेयर से अरेंज रहता है। जो किससे अरेंज रहता है, मीजेनकाइम लेयर से, दैट मींस ये मीजेनकाइम लेयर से निर्मित होता है या स्थित रहता है। साइकॉन में अदर स्पॉन्जेस के सिमिलर स्केलेटन स्पिक्यूल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो साइकॉन का, हम ये कह सकते हैं साइकॉन में अन्य स्पॉन्जेस के सिमिलर जो स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, वो स्पिक्यूल्स के द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यह स्ट्रक्चर बॉडी की सेफ्टी व सॉफ्ट पार्ट को सपोर्ट करती है। तो ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये स्पेशली क्या कर रहे हैं, स्केलेटन क्या कर रहा है, ये स्केलेटन जो बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होता है उसको ये सेफ्टी प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो सॉफ्ट पार्ट और बॉडी की सेफ्टी को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ध्यान से देखिए बेटे, यहाँ पे लिखा हुआ है साइकॉन में कैल्केरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और ये कहाँ बने होते हैं, साइकॉन्स में। तो साइकॉन के बॉडी के अंदर जो स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं वो कैल्केरियस नेचर का होता है, और इसमें क्या पाया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स द्वारा होता है, यानी कि इनके अंदर जो स्पिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, मैंने अभी पीछे बताया। साइकॉन में पाए जाने वाले स्पिक्यूल्स बिग साइज के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, जिन्हें मेगा स्क्लेरा या जिन्हें मेगा स्क्लेरिस कहते हैं। तो जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, मेगा स्क्लेरिस कहते हैं। साइकॉन के स्केलेटन में पाए जाने वाले स्पिक्यूल्स अपने आकार के आधार पर, अपने शेप के आधार पर, मैनेक्सॉन दैट मींस एक्सिस वाले रीजन पर, जो एक एक्सिस का रीजन होता है, तथा टेट्रेक्सॉन दैट मींस 4 एक्सिस। मोनेक्सॉन कहने का मतलब हो गया जिसमें एक एक्सिस पाया जाएगा, और टेट्रेक्सॉन कहने का मतलब हो गया जिसमें 4 एक्सिस निर्मित होते हैं या फॉर्म में पाए जाते हैं,
ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, स्केलेटन की। अब इसके बाद में डेफिनेटली इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो रिप्रोडक्शन इन साइकॉन हेडिंग डाल दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स।